इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनली कलर्ड बुक्स आपको मिल सकती हैं, वो भी आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी के साथ। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और अपना ऑर्डर प्लेस करना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लाइव क्लासेस हमारे आरकेजी ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको लाइव हमारे साथ बैच में पढ़ाई करनी है तो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के अंदर आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे साथ हमारे फ्री बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे ऑलरेडी हमारे बैचेस में हैं, जिसमें आपको मिलता है फ्री डाउट सेशन, जिसमें आपको मिलता है अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कशन करने का फोरम और बहुत सारी अपडेट्स एंड फ्री मटेरियल, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको आरकेजी इंस्टीट्यूट का बस ऐप डाउनलोड करना है और अपनी बैच रिक्वेस्ट हमें भेजनी है। तो इंजॉय करें ये पूरा लेक्चर और मुझे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हमारी है क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। आई होप कि आप सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स स्टाफिंग के अच्छे से अटेंड किए होंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और शुरुआत करते हैं फिर हम लोग अपने आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज का और चेक करते हैं कि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें से कितना आप सभी लोग रिटेन कर पाए हैं, यानी कि हम लोग करने वाले हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। चलिए, सो अटेंडेंस तो आई होप आप सभी लोगों की लग चुकी होगी। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं। 80 मार्क्स के लिए हम उसी चैप्टर को सॉल्व करते हैं जिसमें होते हैं हमारे 20 एमसीक्यूज। तो पहले 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होते हैं, फिर 21 से 24 यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो हमें 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करने होते हैं। देन 4 मार्कर्स क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर दी 6 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा 80 मार्क्स का पेपर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डैश इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। यानी कि वो कौन सा आपको वो लगता है कि वो मेथड होता है, वो इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है जिसमें हम किसी भी जॉब के अंदर अपने एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं अपने एप्लीकेंट की कि वो हमारे इस जॉब को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, क्या वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, क्या ये मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है या ये सिलेक्शन टेस्ट में होता है? बताइए कहाँ पर इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होती है। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने इस चीज को मार्क कराया था कि बेटा इसे मार्क कर लेना, फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन। आई होप बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, कि जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है तो उस टाइम पर दोनों ही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो यहाँ पे एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है, इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द सिलेक्शन टेस्ट विच आर यूज टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। तो बेटा यहाँ पे हमें सिलेक्शन टेस्ट बताना है वो वाला जो आपके पोटेंशियल को चेक करता है फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि बेटा सिलेक्शन टेस्ट के लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एक्रोनिम बताई थी टेस्ट के नेचर से रिलेटेड। ये टेस्ट हमेशा क्या कराते हैं आपकी, क्या कराते हैं बेटा? ये टेस्ट आपकी पिटाई कराते हैं, पिटाई। तो पिटाई से हमारे 5 सिलेक्शन टेस्ट हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें से यहाँ पे 4 ही फिलहाल हमें दे रखे हैं, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सा टेस्ट है इनमें से जो आपके नए स्किल्स के लर्निंग पोटेंशियल को बताता है। बताइए। इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू लेवल चेक करता है, इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है कि आप कितना फैसिनेट हैं उस जॉब को करने के लिए, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है उस जॉब के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट चेक करता है आपके इमोशंस, आपका मैच्योरिटी लेवल बेसिकली। और एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है आपका पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। तो बेटा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद आ रही है चीजें? चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश आर द गुड इंडिसेस ऑफ अ पर्सन फ्यूचर सक्सेस स्कोर, कि अगर मुझे किसी भी पर्सन का फ्यूचर सक्सेस स्कोर जानना है, फ्यूचर सक्सेस स्कोर,
तो कौन सा टेस्ट इसमें बेस्ट रहेगा? अगेन पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके सामने ऑप्शन है, बताइए बेटा। जितने भी टेस्ट अभी तक हमने पढ़े हैं, 5 टेस्ट हैं, पांचों टेस्ट में से सारे टेस्ट आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बताते हैं, एक को छोड़कर। अगर मैं कह रही हूँ पर्सनालिटी टेस्ट, तो बेटा पर्सनालिटी टेस्ट तो आपका करंट जो इमोशंस हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, जो मैच्योरिटी लेवल है, वो वही बताएगा ना। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में तो भी यहाँ नहीं पता, अभी आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जज किया जाएगा। इंटरेस्ट टेस्ट भी ये बताएगा ना कि इस टाइम आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है जॉब के लिए, आप जॉब करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इंटेलिजेंट टेस्ट भी अभी आपका IQ लेवल क्या है वो बताता है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा आपके पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। न्यू आ गया तो न्यू चीज तो आगे फ्यूचर में होगी ना, तो आपके फ्यूचर सक्सेस स्कोर को बताता है कौन सा टेस्ट बेटा? एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आई होप कि सब बच्चे आंसर दे रहे होंगे और सब बच्चों को आंसर यहाँ पर आते भी होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट चलाती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन चलाती है? गवर्नमेंट चलाती है। वहां पर रिक्रूटमेंट का गुड सोर्स है कौन से वाली? अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब, टेक्निकल प्रोफेशनल या मैनेजरियल जॉब, कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स, या फिलिंग द सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था रीकैप एमसीडी लॉ यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो वहां मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और एडवर्टाइजमेंट, जब ये 4 पढ़ाए थे तो मैंने कुछ चीज़ मार्क कराई थी कि बेटा ध्यान रखना कि जब ये वाली पोस्ट के लिए अगर आपको लोग रिक्रूट करने हो तो इस वाले सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब ये वाला पोस्ट हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो बातें मैं उस टाइम पे बताती हूँ वो MCQ में ज़्यादा आपको दिखता होगा कि वो पॉइंट्स दिख रहे होते हैं, क्योंकि MCQ लाइन से ही बन जाते हैं। केस स्टडी में फिर भी क्या होता है कि कहानी चल रही होती है तो कहानी से हम पता लगा लेते हैं, बट MCQ में तो एक वो लाइन लिखी आपको उसी से पता लगाना होता है। तो याद करो जब मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ जाकर आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो, वहाँ पर एक पूरा प्रोफाइल अपना बना सकते हो। कई बार आउटडेटेड डेटा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जनरली कौन सी जॉब्स के लिए जाते हैं? अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स, ऑपरेशंस रिलेटेड जॉब के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। बाकी के जितने भी लिखे हैं वो या तो प्लेसमेंट एजेंसी के लिए लिखा है, या एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा है, या मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए लिखा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो कौन सा वो रिक्रूटमेंट का सोर्स है या टाइप है, या आप उसका कह सकते हैं कि उसका पार्ट है, जिसके अंदर एक जॉब से दूसरी जॉब पे एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है? क्या वो ट्रांसफर है, वो जॉब रोटेशन है, वो प्रमोशन है, या वो ट्रेनिंग है? एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट करना क्या कहलाता है? सेम जॉब पोजीशन, एक जॉब से दूसरी जॉब बोली जा रही है, जैसे कि एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो वो कहाँ होता है? वो होता है बेटा हमारा ट्रांसफर में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ट्रांसफर। 6 है हमारे पास, RP Infotech Limited decided to approach the Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical job in its newly opened branch in सूरत। यहाँ पे ये लोग कहाँ गए हैं? एक कंपनी गई है बेटा, कहाँ पे? किसी एक कॉलेज में गई है एक कंपनी। क्यों? क्योंकि उनको रिक्रूट करने थे कुछ अपने यहाँ पे कुछ लोग टेक्निकल जॉब्स के लिए। एक कंपनी किसी कॉलेज में गई है, किसी यूनिवर्सिटी में गई है, तो बताइए कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है? कौन सा है? यस, बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये, तो हमें पता है कि मैम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो उस रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 7th is the method of training in which actual work environment is created. In which actual work environment is created in the classroom and employees use the same materials, files and equipments that are required to be used by them in the day-to-day working. क्या बोला उन्होंने कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग होता है जिसमें एक एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जब आप अपने
काम पे जाएंगे, जब आप उस माहौल में जाएंगे, तो जो भी चीज़ों पे आप डे टू डे वर्क करेंगे वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर दिया है। पहले आप यहाँ काम करो, फिर जब उस चीज़ को सीख जाओगे तब हम आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में होता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता है, या इंडक्शन ट्रेनिंग में होता है। Actual work environment is created in classroom that are required to be used by them in their day-to-day working. जो उन्हें वहां पर इस्तेमाल करनी होगी वो environment हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है। याद आ रही है लाइन? यस, दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज अ ट्रेनिंग मेथड इन विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैरी ऑन द रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पर एक कैंडिडेट को है अपनी रेगुलर पढ़ाई करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एंड दे ऑल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। और पढ़ते पढ़ते वो क्या करता है, फैक्ट्री ऑफिस में भी जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, या वेस्टिब्यूल है? यस, इट इज इंटर्नशिप। जैसे कि मैंने इसमें आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, सीए का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि सब लोगों की क्या होती है, आर्टिकलशिप होती है, किसी की इंटर्नशिप होती है। बीबीए के अंदर भी ऐसा होता है कि आप इंटर्नशिप के लिए कंपनीज के अंदर जाते हैं। क्यों? कि जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है उसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash refers to the process of searching the prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि यार आओ आओ आओ, हमारे यहाँ पर जॉब खाली है और तुम भी खाली ही हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोजगार चाहिए, तुम बेरोजगार से एक काम करने वाले लोग बनना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पर वैकेंसी खाली है। तो ऐसा खुला इन्विटेशन आपको कहाँ मिलता है? रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, सिलेक्शन में, या ओरिएंटेशन के अंदर। वेरी गुड, लड्डू क्वेश्चन था, आई नो कि सबको आंसर पता होगा, इट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, चलो अगला सीधा सादा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? अरे मैम इतने सीधे सीधे से क्वेश्चन, तो बता दो ना एक्रोनिम क्या है सिलेक्शन की। इतनी मोटिवेशनल एक्रोनिम दी थी मैंने तुम्हें। पढ़ो लिखो एक रात सक्सेस जरूर चलकर आएगी। तो पढ़ो का पी क्या बताता है? फर्स्ट स्टेप ही तो बताना है। पढ़ो का पी क्या है बेटा? इसमें से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन टेस्ट, जॉब ऑफर। मैडम पी से है, तो पी से कौन सा है बेटा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मैच द फॉलोइंग, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, खुद हम लोग मैच करेंगे, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें इंटरनल सोर्स से जुड़ा हुआ क्या दिख रहा है? टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड दिख रहा है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैजुअल कॉल और एडवर्टाइजिंग है, या ट्रांसफर प्रमोशन है? तो इंटरनल सोर्स के तो मैडम यही होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। चलो जी, इसको 1 नंबर दे दिया हमने। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पढ़ रहे थे मैडम, ये रीकैप एमसीडी लॉ में से ही कुछ यहाँ पर आपने लिखे हुए हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होता है मैम? कॉम्पोनेंट्स तो हमने कभी नहीं पढ़ा। अच्छा बच्चों, क्या आपने एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग करके कुछ पढ़ा है? एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, हाँ मैम पढ़ा है। 3 होते हैं ना, कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो ये 3 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के, जिसको आप एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग भी कह सकते हो। तो ये लो, यहाँ से आपको मिल गया आपका 3rd पॉइंट। नेक्स्ट, कंपेंसेशन क्या है फिर जो बचा? कंपेंसेशन आपको पता है टाइम बेस्ड भी हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि समय के हिसाब से मिल सकता है, कितना टाइम तक काम करते हो, और उसके साथ या फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मिल सकता है आपको। चलो जी, हो गई मैच द फॉलोइंग। ठीक है, चलो अब आते हैं रीजन असर्शन की तरफ। ध्यान से करेंगे रीजन असर्शन को। चलो बेटा, रीजन असर्शन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें दोनों बातें पढ़नी है, सही लिखी है या गलत लिखी है, पहले तो यही जानना होता है, उसके बाद देखेंगे वो उसका रीजन है या नहीं। ठीक है, सो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस staffing is that part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। कहते हैं कि स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है मैनेजमेंट की जो हमारे यहाँ पर लोगों को इनवाइट करती है। ऑब्टेनिंग का मतलब ये है ना, लेकर आना, यूटिलाइज फिर उसका इस्तेमाल भी करना, एंड मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। और हमें अपने वो ऑर्गेनाइजेशन में जो आ चुके हैं लोग, उनको बनाए भी रखना है। यार स्टाफिंग के प्रोसेस हम जब पढ़ रहे थे तो
मीनिंग भी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, कि हमें भरनी भी है वो जॉब पोजीशन और भरे रखनी भी है। तो उन्होंने उसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही तो बोला है कि हम ऑब्टेन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये बात तो मैडम उनकी बिल्कुल सही है, चाहे घुमा फिरा के कह दे, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ये बात तो सही है, ट्रू है। ठीक है बेटा, ये बात तो हमें पता है कि क्या है, ट्रू है। चलो अगला देखते हैं, रीजन की तरफ चलते हैं। अब रीजन क्या है? इट बिगिंस विद द वर्कफोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स द डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक, वो कहते हैं कि पहले तो ये वर्कफोर्स की प्लानिंग से स्टार्ट होता है, मतलब वही एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद ये अदर फंक्शंस की तरफ जाता है जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या हमने स्टाफिंग की प्रोसेस नहीं पढ़ी है? स्टाफिंग की प्रोसेस में हमने यही सब तो पढ़ा था कि पहले एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट को, फिर सिलेक्शन, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यस मैम, ये भी ट्रू है। अब ये जानना है कि क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, वो ये कह रहे हैं कि स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप लोगों को रखते हो, उनको यूटिलाइज करते हो, फिर उनको बनाए रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि ये अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हो, तभी तो ये काम हो पाता है। क्योंकि हमारे स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तभी तो वो चीज हो पा रही है ना, कि जैसे कोई पोजीशन खाली हुई, रिक्रूटमेंट करना है, फिर रिक्रूटमेंट के बाद अपने आप सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बनाए रखने के लिए हम उनका प्रमोशन भी कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं ना। तो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में वो कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बी यूज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। वो कहते हैं इंटरनल सोर्स सिर्फ कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, हमने लिमिटेशन पढ़ी है इंटरनल सोर्सेज की, जहां पर हमने ये पढ़ा कि हाँ ठीक है, कोई एक नई एंटरप्राइज हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, फ्रेश टैलेंट चाहिए हो तो इंटरनल सोर्स वहां पर नहीं यूज़ किया जा सकता, लेथार्जिक हो जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, तो कुछ है ऐसी उसकी लिमिटेशंस जहां पर आप कह सकते हो कि इंटरनल सोर्स एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस एक्सटर्नल सोर्सेज आर यूज्ड। फ्रेश टैलेंट और अगर ज्यादा चॉइसेस आपको चाहिए तो इन एक्सटर्नल सोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात भी सही है। बट क्या आपकी जो रीजन है, क्या आपका जो रीजन है वो उस असर्शन को डिफाइन कर रहा है? आप कह रहे हो कि इंटरनल सोर्स लिमिटेड एक्सटेंट तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको फ्रेश टैलेंट और वाइडर चॉइस चाहिए तो एक्सटर्नल सोर्स आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल सोर्स आपको लिमिटेड चॉइस देता है। लिमिटेड एक्सटेंट इसलिए तो है क्योंकि लिमिटेड चॉइस भी दे रहा है, और वाइडर चॉइस चाहिए तो एक्सटर्नल के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं हर वेराइटी का क्वेश्चन लाती हूँ आपके लिए, चाहे रीजन असर्शन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, हर चीज, हर वेराइटी, मैच द फॉलोइंग भी है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है आपको। ठीक है, चलो देखो पिक्चर को, पहचानो कौन सा एक्सटर्नल सोर्स आपको दिख रहा है। क्या ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? देखिए, पहचानिए और बताइए। यहाँ तो देखो ये इस तरीके से सर्च मार रहे हैं, है ना, कैंडिडेट को, इसको शायद इन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया है। यहाँ आपको दिख रहा है कुछ इंटरव्यू टाइप चल रहा है, ये एक स्टूडेंट मुझे लग रही है शायद जो अपना इंटरव्यू दे रही है, कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दे रहा है, 3 सामने पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं, और ये देखो ऊपर एएम यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी में चल रहा है ये इंटरव्यू, और यूनिवर्सिटी में अगर इंटरव्यू चल रहा है बेटा तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? कौन सा? कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, पता भी नहीं चला। चलो नेक्स्ट देखिए, आपको कॉन्सेप्ट को मैच करना है, जो कॉलम 1 में है उन्हें उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ जो कॉलम 2 में दे रखी है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्या जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्वालिफाइड लोगों को सर्च करना होता है? क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब, या फिर फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, या फिर एनालाइज करना जॉब को, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन वगैरह को जॉब के बारे में, उसको आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हो? क्या मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, बताओ।
जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालाइजिंग द जॉब्स, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स। ठीक है, तो मुझे ये यहां से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो यहां मैंने ए लिख दिया है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस चीज के लिए हो रही है भाई? आपकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ के लिए हो रही है ना, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। रिक्रूटमेंट सर्च फॉर द क्वालिफाइड पीपल, ये हो गया आपका पॉइंट सी। तो देखें जरा, ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का फर्स्ट। लो जी, ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास। ठीक है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। चलिए, अब हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ चेक होगा कि क्या हमें सारे स्टेप्स याद हैं। तो हम ऐसे ही एक बार रिकॉल करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन उसके बाद आप क्या करते हो? पहले छटनी करते हो। छटनी करने के बाद जो बच जाते हैं आप क्या करते हैं? उनका टेस्ट लेते हैं, आप उनकी पिटाई करते हैं टेस्ट से। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर टेस्ट के बाद आप उन्हें बुलाते हो, उनसे बातचीत करते हो, एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होता है, यानी कि आप लेते हो उनका इंटरव्यू। जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है फिर उसके रेफरेंस वगैरह आप लोग यहाँ पर चेक करते हो। तो हमें अपने पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पे। सो आप कह सकते हो 3 4 1 2, यानी कि ये रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज, प्रॉपर स्टाफिंग मेक्स फॉर द हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। वो कहते हैं प्रॉपर स्टाफिंग हायर परफॉर्मेंस देता है कब? जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चूज करते हैं। हाँ, पढ़ा तो था हमने, हायर परफॉर्मेंस, सी द जोश, पढ़ा था ना जोश हमारे प्रॉपर स्टाफिंग के अंदर, हमारे पूरे ह्यूमन रिसोर्स का। तो उसमें हमने यही बात तो पढ़ी कि प्रॉपर स्टाफिंग की वजह से परफॉर्मेंस हाई रहती है। कैसे? क्योंकि जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखते हैं। तो ठीक है, ये बात तो मुझे बिल्कुल सही नजर आ रही है, ये तो ट्रू है। चलो जी आगे देखते हैं। स्टाफिंग ensures the continuous survival and growth of the enterprise through objective assessment and fair reward for their contribution. स्टाफिंग सर्वाइवल और ग्रोथ को मेंटेन रखता है। कैसे? क्योंकि ये टाइम टू टाइम असेसमेंट करता है और अपने स्टाफ को रिवॉर्ड करता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। बताइए, क्या दूसरी आपको स्टेटमेंट लग रही है कि ट्रू है? अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम बात तो सही है, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ तो हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ तो प्रॉपर स्टाफिंग करता है, तो स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है। बट अगर आपको लाइनें थोड़ी ध्यान से याद हो तो कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ आपकी मदद करता है, लेकिन वो इस तरीके से मदद नहीं करता। ये जो इसके आगे लाइन लिखी हुई है, थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, ये पॉइंट था जॉब सेटिस्फैक्शन में। ये यहां से जो उन्होंने बात बोलनी शुरू करी बेटा, ये जॉब सेटिस्फैक्शन वाला जो पॉइंट था, ये उसकी लाइंस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही बोली उन्होंने कि हायर परफॉर्मेंस पुटिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है, लेकिन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ इसकी वजह से नहीं है। ये पॉइंट जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करता है, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। तो अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई, बट स्टेटमेंट 2 आपकी हो गई फॉल्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो देखो कितनी बारीकी वाली चीज थी कि देखने से लग रहा है कि सही है, बट एक्चुअल में सही नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इंटेलिजेंट टेस्ट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। इंटेलिजेंट टेस्ट आपका पोटेंशियल चेक करता है नए स्किल्स के लिए। इतनी बार पढ़ चुके हैं मैम, वो इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं होता, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है इनका आईक्यू लेवल खराब हो गया है ना, उल्टा लिख दिया। इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू चेक करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट न्यू स्किल्स का पोटेंशियल चेक करता है। तो इन्होंने तो ये दोनों ही बात गलत बोल दी है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, या कह सकते हैं आर इनकरेक्ट। तो ये मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला पॉइंट, A new enterprise cannot use internal source of recruitment. एक नई एंटरप्राइज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये तो सही बात है, एक नई एंटरप्राइज कैसे इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल करेगी। तो ये बात तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है, बट ये तो सही बात बोल रखी है।
एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज यूज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड है, पुरानी है, वो इंटरनल सोर्स का यूज कर सकती है। हाँ ठीक है, वो तो कर ही पाएगी, तो ये बात तो सही है। थ्रू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ द टाइम बाउंड प्रमोशन, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो लेजी हो जाते हैं जब उन्हें पता है कि भैया उनका तो प्रमोशन होगा ही। ये बात भी सही है। तो क्या ये बात गलत है? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बार बार ट्रांसफर करना क्या आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है? नहीं, वो उसको अफेक्ट करता है, रिड्यूस कर सकता है। ये हमने लिमिटेशन में बात पढ़ी है इसके। तो यस, दिस इज द पॉइंट विच इज इनकरेक्ट। तो यहां पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। Roshni Limited is a company dealing in the lights and illumination. Whenever the company is in need of daily wage worker, a notice is placed. कुछ जाना पहचाना सा नहीं दिख रहा? A notice is placed on the factory gate for the same. वो क्या करते हैं कि जब भी उनके यहाँ पे कोई इस तरीके की वैकेंसी आती है जहाँ पर उनको डेली वेजेस के वर्कर चाहिए होते हैं, उठा के एक बोर्ड अपने ऑफिस के बाहर रख देते हैं और वैकेंसी अनाउंस कर देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है भाई रिक्रूटमेंट का? क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, या एडवर्टाइजिंग है? जितने भी आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े, उन सभी में हमने एक बात देखी कि जब भी हम किसी कैंडिडेट को इनवाइट कर रहे हैं जॉब के लिए, तो कोई ना कोई बीच में था, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से हो, चाहे कैंपस रिक्रूटमेंट में वो यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपके कैजुअल कॉलर्स के अंदर आपका खुद का रिज्यूमे हो, सब में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। बट एक ऐसा सोर्स था जहां पर आप डायरेक्टली कह रहे हो कि आओ यार और अप्लाई कर लो, याद है? वॉक इन इंटरव्यू। तो कौन सा था वो? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जहां पर आप अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा देते हो और वहां पर खुद ही एक तरीके से आप वैकेंसी को एडवर्टाइज कर रहे होते हो। ठीक है जी, चलो तो बेटा 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नंबर 20 में से 20 ही होंगे। पर अगर थोड़े कम भी होते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो। ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है कि ठीक है हमने यहाँ तक पढ़ा, देखते हैं कितना हमने रिवाइज किया है, कितना हम रिटेन कर पाए हैं, और जो गलती होगी उसको फिर से पढ़ के और अपने मार्क्स पूरे कर लेंगे और वहां पर अपने पूरे नंबर लेकर ही आएंगे, है ना? तो अब मुझे फटाफट से स्कोर बता दो भाई, 20 में से तुम्हारे कितने आए और बल्ले बल्ले कर दो 20 आउट ऑफ 20, है ना? चलो हाँ जी, तो स्कोर तो आप लोगों ने बता ही दिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। छोटी सी केस स्टडी है, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी। और पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि यार क्या पूछना चाह रहे हैं। कहते हैं जी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। बता दो कौन से मेथड से यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहे हो, कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। एंड स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस द पायलट वुड गेट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। और उसके बाद एडवांटेज भी बता देना। मैंने कहा ठीक है, चलो ये तो बात की बात है, पहले मेथड पहचान लेते हैं कि जी कौन सा मेथड है। देखो जरा, नीरज लिमिटेड स्टार्टिंग एन एयरलाइन टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी एयर सर्विस। ठीक है, उन्होंने एक एयरलाइन स्टार्ट करी गुड क्वालिटी एयर सर्विसेज के लिए। फॉर द सेम ही परचेज 10 एयरक्राफ्ट, आउट ऑफ दिस 2 वुड बी यूज टू ट्रेन द पायलट्स। उन्होंने क्या किया, 10 एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीदे, जिसमें से 2 का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम उनको ट्रेन कर सकें। It will help them to achieve the proficiency in handling the aircrafts before they would actually fly them. हम यहाँ पे क्यों 2 एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको पहले सिखाना चाहते हैं कि भाई एक बार उसको उड़ाने से पहले, एक्चुअली आप एयरक्राफ्ट उड़ाएं उससे पहले आप इन दोनों पर सीख लो। जो भी तोड़ फोड़ करनी है भाई इनके साथ कर लो, बाकी 8 तो हम तुम्हें तब देंगे उनमें से चलाने के लिए जब आप एक्चुअल में उसको सीख जाओगे। यानी कि आप जब हैंडल करना सीख जाओगे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उस मशीन को, तब तुम्हें हम असली वाला देंगे। तो बताओ ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी जहां पर तुम्हें वो एक्चुअल पे लाने से पहले तुम्हारे लिए एक डमी रखा जाता है और उस पर तुम्हें सिखाया जाता है? याद आ गया ना? याद आ गया ना? पता है मुझे, तुम्हें पता है। तो बताओ बेटा कौन सा है वो? मैडम वो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, चलो जी ये तो हमें पता चल गया कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। अब उन्होंने एडवांटेज पूछी आपसे। किसके एडवांटेज पूछ रहे हैं बेटा? वो ट्रेनिंग की तो एडवांटेज पूछ रहे हैं, वो आपसे 2 एडवांटेज पूछ रहे हैं
ट्रेनिंग की कि इस तरीके की ट्रेनिंग के दो एडवांटेज क्या है, बट ये एडवांटेज किसको बतानी है? आपको याद है ना, मैंने बताया था कि बेनिफिट्स दो लोगों को मिलते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है और एक उस पर्सन को मिलता है जिसको ट्रेनिंग मिल रही होती है। तो देखो यहां उन्होंने पूछा है द पायलट्स वुड गेट, यानी कि यहां वो पूछे कि उस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो याद करो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आई एम ब्रिलियंट, याद आ रहा है, आई एम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक, IMBE, जिसमें आई से क्या था बताओ, इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, एम से क्या था, मोरल इंक्रीजेस, बी से क्या था, बेटर करियर, और ई से क्या था, एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन। याद आ गई? तो कोई सी भी दो एडवांटेज है जो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 21 डन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इन वन ऑफ देम एम्प्लॉयज आर वर्टिकली शिफ्टेड टू द हायर पोजीशन। वो कह रहे हैं कि दो सोर्स होते हैं इंटरनल वाले, जिसमें से एक में तो क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को वर्टिकली शिफ्ट करते हो हायर पोजीशन पे, यानी कि एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे लेकर आते हो। अच्छा, so Mr. Yogesh and employee of the Pluto Limited has been vertically shifted from the post of assistant general manager to post of assistant general manager। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक मिस्टर योगेश थे, एक एम्प्लॉय थे प्लूटो लिमिटेड के अंदर, उनको वर्टिकली शिफ्ट किया गया है एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, पोस्ट से शिफ्ट किया गया है। नाउ ही हैज कंपैरेटिवली ग्रेटर अथॉरिटी, अब उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी सैलरी भी बढ़ गई। मतलब शिफ्टिंग तो हुई फ्रॉम द लोअर पोजीशन टू द हायर पोजीशन, और उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पे बढ़ गई, अथॉरिटी भी बढ़ गई। तो आप मुझे बताओ ना कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था जिसमें एम्प्लॉयज जब शिफ्ट होते हैं तो उनके पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में चेंज आता है, वर्टिकली शिफ्ट हो रहे हैं टू द हायर पोजीशन। यस, आई होप कि सारे बच्चों ने पहचान लिया होगा वो सोर्स जहां पर वर्टिकली शिफ्ट होते हैं हायर पोजीशन पे, तो वो होता है बेटा प्रमोशन। ठीक है, तो उनके पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द सोर्स अंडर विच एम्प्लॉयज आर वर्टिकली शिफ्टेड टू द हायर पोजीशन। ठीक है, आगे क्या पूछा, नेम एंड एक्सप्लेन द अदर सोर्स, दूसरा सोर्स बताओ इन विच द एम्प्लॉयज आर मूव्ड हॉरिजॉन्टली। एक और भी तो सोर्स होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते हैं, यानी कि कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ जगह बदल रही है, काम वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, पैसा भी वही मिल रहा है आपको। वो कौन सा होता है मैम? वो ट्रांसफर होता है ना भाई, वो क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे मुझे पता है आप लोगों के कि मैम ये तो बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि तुमने समझा बहुत अच्छे तरीके से है। चैप्टर इजी तो है, नो डाउट चैप्टर इजी है, बट तुमने उसको समझ इतने अच्छे से लिया है, इस वजह से भी तुम अच्छे से आंसर इसके कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कुछ ऐसा सा बोला है, एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप, अगले 3 स्टेप बताने हैं। ठीक है, अगले 3 स्टेप दैट दे विल हैव टू अंडरटेक टू ऑब्टेन अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। कि भाई उनकी कोई हैंडीक्राफ्ट यूनिट है, उसके लिए उन्हें अपनी वर्कफोर्स को सेटिस्फाइड रखना है। तो आप बताओ अगले 3 स्टेप। अब हमें पता है हमने भैया 2 प्रोसेस पढ़ी हैं, स्टाफिंग की और सिलेक्शन की। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखूं ऑब्टेनिंग द सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं होनी चाहिए कोई बात। किसके बारे में होनी चाहिए? स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो लेट्स सी कि कहाँ तक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और हमने कौन से 3 स्टेप जो है यहाँ पर वो फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें एक्सप्लेन करने हैं। देखिए, सो आकांक्षा, निकिता और करिश्मा ही लिख देते यार, are the owners of the handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in manufacturing and marketing of Sital Patti traditional mats and the Jappi, the traditional headgear. They decided to shift this manufacturing unit to the rural area with the objective of reducing the cost and providing the job opportunities to the locals. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 3 लोग हैं, ऑनर है एक हैंडीक्राफ्ट यूनिट के, अर्बन एरिया के अंदर वो लोग काम करते हैं, अब शिफ्ट होना चाहते हैं रूरल एरियाज के अंदर, वहां पर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उन्हें एस्टैब्लिश करनी है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम करना चाहते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है,
सो दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज कर रहे थे क्योंकि उनको मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी. ओके, दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. उन्होंने एनालाइज किया, असेस किया कितने लोग हम लोगों को चाहिए. तो बताओ वो कौन सा स्टेप है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कितने लोग चाहिए और किस प्रकार के चाहिए. द नंबर एंड टाइप. याद आ रहा है, पहला ही पॉइंट था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहां पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है. कीपिंग इन माइंड दैट दे हैड टू एनकरेज द वुमेन एंड द पीपल विद स्पेशल नीड्स बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज. अच्छा, इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा, माइंड में रखा कि भाई वो एनकरेज करेंगे यहाँ पे लोगों को और पीपल को जो स्पेशल नीड्स वाले होंगे रूरल एरियाज के अंदर, मतलब उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे. तो अगले 3 स्टेप बताने. आप कहेंगे कि मैम एक ही दिख रहा है. ठीक है, ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है कि दिख रहा है कि एस्टिमेट है मैन पावर रिक्वायरमेंट, बट अगर मैं थोड़ा सा ऊपर देखूं तो ऊपर मुझे यहाँ पे ये भी तो दिखा कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे. तो अगर इस पॉइंट से मैं देखूं तो एक रिक्रूटमेंट वाला भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिस्कशन है. हाँ, पूरा एक डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि भैया हमने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, हमने इस तरीके से यहाँ पर इनवाइट किया है जॉब्स को, बट हाँ उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएंगी, यानी कि यहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाएगा. तो कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो नेक्स्ट 3 आप यहाँ पर कौन से एक्सप्लेन करेंगे? बेटा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपना सिलेक्शन वाला पॉइंट. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद बेटा कौन सा होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो ये 3 स्टेप जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 के बारे में उन्होंने बात कर दी है, 1 और 2, तो 3rd, 4th और 5th स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है जी, चले आगे की क्वेश्चन की तरफ. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24. ओ माय गॉड. अच्छा जी, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि बड़े पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हमें. ठीक है, तो पहले हम पढ़ ही लेते हैं कि क्या है. सो मिस्टर विकास गोयल इज एन HR मैनेजर ऑफ संदूजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड. At the beginning of the new year, he anticipated that the company will need 30 new additional persons to fill up the job vacancies. तो यहाँ पर कुछ लोगों को रखने की बात हो रही है कि यहाँ पर ये लोग अपना कोई एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं नए साल की शुरुआत में, तो इनको 30 नए लोग चाहिए. कंपनी चल रही है, 30 नए लोग इन लोगों को चाहिए. एंड ही गेव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ पूछी जाएगी हमसे कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर के अंदर ताकि अलग अलग जॉब्स को फिल किया जा सके. As many as 120 एप्लीकेशन were received, जिसमें से 120 एप्लीकेशन तो हमें आ गई. 30 लोगों की जरूरत थी, एडवर्टाइजमेंट करी, 120 लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई. द सेम वर स्क्रूटनाइज्ड, हमने सबको स्क्रूटनी यानी कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी. आउट ऑफ दिस कंडीशन ऑफ 15 एप्लीकेंट्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी. अब थोड़ा सा यहाँ पर एस्टिमेट बनाकर चलें, 30 ही लोग चाहिए ना, 120 की एप्लीकेशन आ गई, 120 में से वो कह रहे हैं कि 15 तो हमारे लिए सुटेबल ही नहीं है. तो जो बचे हुए हैं यानी कि आपके जो 105 एप्लीकेंट होंगे, यानी कि उनके साथ इन्होंने अपनी आगे की प्रोसेस को बढ़ाया होगा. ठीक है, उसके बाद लेटर्स ऑफ रिग्रेट गिविंग द रीजन व्हाट सेंट टू देम, उनको हमने बता दिया कि सॉरी आपकी जो एप्लीकेशन है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप सुटेबल नहीं है. रिमेनिंग कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. अब इन्होंने इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया. द कैंडिडेट कॉल्ड वर आस्क्ड टू फिल अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, और उससे हम लोगों ने उनसे फॉर्म भरवाए. Thereafter they were given the 4 tests. उसके बाद उन्होंने 4 टेस्ट दिए. The objective of the first test was to find out how much interest the applicant taken in his work. तो पहला टेस्ट किस चीज के लिए था कि उसे अपने काम में कितना इंटरेस्ट है. ठीक है, अब तक अगर मैं कहूँ तो सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आगे किस चीज़ के बारे में बात होगी? और सिलेक्शन में भी एक टेस्ट बोला उन्होंने जिसमें आपका इंटरेस्ट चेक किया जा रहा है जॉब से रिलेटेड. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड टेस्ट वाज फाइंड आउट द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेंट इन द पर्टिकुलर एरिया. सेकंड टेस्ट में उन्होंने स्पेशलाइजेशन चेक किया है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर एरिया से के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका कितना स्पेशलाइजेशन है, यानी कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है दूसरे टेस्ट में. ठीक है, थर्ड टेस्ट एम टू मेक श्योर whether the applicant was capable of learning through training or not. कि कल को अगर हमने आपको ट्रेनिंग दी तो आप सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे.
आपके न्यू स्किल्स को चेक किया जा रहा है थर्ड टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। द पर्पज ऑफ फोर्थ टेस्ट वॉज टू फाइंड आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मिक्स अप विद द पर्सन्स। अब फोर्थ टेस्ट पे हम ये चेक कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप दूसरों के साथ मिक्सअप हो सकते हो नहीं हो सकते हो, कैसे आपके इमोशंस, आपके वैल्यू सिस्टम, ये सब चीजों को चेक किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को चेक किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड वाइदर ही कैन इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय देम, कि दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो और खुद उनसे कितना इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो पूरी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी फोर्थ टेस्ट में चेक की जा रही है, ठीक है जी। तो बताइए, यहां तक उन्होंने आपके सामने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। अब वो आपसे पहला क्वेश्चन फोर्थ टेस्ट से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं कि भाई बता दो, अब तुम लोग जरा फटाफट से इस बात को बता दो कि जो फोर्थ टेस्ट था वो कौन से वाला टेस्ट है जहां पर हम चेक कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका मेच्योरिटी लेवल कहाँ टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि कंपनी को 30 नए लोगों की जरूरत है अलग अलग वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो स्टाफिंग का कौन सा फर्स्ट स्टेप उन्होंने डिस्कस किया, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट या एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। 30 लोग चाहिए, ये कहाँ पता लगेगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो ये बात तो आपको पता चल गई, बहुत ईजी है। चलो इसको कर देते हैं हम लोग टिक। थर्ड है, from the given line, out of this candidate of 15 applicants were not acceptable to the company। 15 लोग चुनने लायक नहीं थे, इसलिए हमने उनको लेटर वेटर भेज दिया कि सॉरी हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको मतलब आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो कौन सा एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है या एजुकेशन है। देखो जब हम उनकी एप्लीकेशन को लेकर बैठे होते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि रिक्रूटमेंट ना एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोसेस है, यहाँ हम किसी को मना नहीं करते, यहाँ हम तो बल्कि उनको कहते हैं कि आइए आपका स्वागत है हमारे यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप सुटेबल है हमारे यहाँ पे आने के लिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं, आओ। पॉजिटिव प्रोसेस है, एक खुशी देती है कि हाँ चलो यार हमें भी जॉब मिल जाएगी। बट सिलेक्शन आता है थोड़ी सी नेगेटिविटी, जो सिलेक्ट हो रहा है उसके लिए तो पॉजिटिव है, बट जो बेचारा सिलेक्ट नहीं हो रहा, जिनको ये लेटर गया होगा, उसके लिए तो दुख है ना। तो क्योंकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहे हो आप उन लोगों को, तो यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है बेटा, सिलेक्शन, ठीक है। चलो अब हमने कर लिए हैं यहाँ पर 1 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस। अब मुझे बता दो भाई, तुम्हारा टोटल हाँ से ओवरऑल आपके मार्क्स 20 नंबर के हो गए थे एमसीक्यू, 12 नंबर के हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन। तो 32 में से कितने नंबर है, फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे ये बताएंगे कि क्या आप लोगों की जो स्टडी है वो अच्छी चल रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी मुझे चाहिए आप लोगों से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो आज की क्लास को करते हैं यही खत्म और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो थोड़ी सी और तैयारी करके आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चंस का अब वो बढ़ने वाला है। So till then, take care, bye bye. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।